गुड मॉर्निंग बच्चों। एसी पढ़ के हो गया। अब हम न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाएंगे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में है। स्टेट बोर्ड के भी क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त है बॉस। मैं तो बोलूंगा जितने भी लोग एनसीईआरटी वाले हैं, सीबीएसई वाले हैं, वो भी स्टेट बोर्ड का ऐप से ही सही बट डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करो यार, बहुत हो गया। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, क्वेश्चन में लिखने नहीं वाला, फालतू का बहुत जगह जाता है उसमें, सॉल्व करने जगह नहीं मिलता मेरे को। तो गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपके सामने। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप बुक से ढूंढ लो कहां है क्वेश्चन। An LCR circuit of inductance 2 Henry, capacitance 32 microfarad and resistance 10 ohm is supplied by an AC voltage। बढ़िया। तो वो बोल रहा है कि L जो है वो 2 हेनरी है, C जो है वो 32 माइक्रोफैरड है और R जो है वो 10 ओम है। बढ़िया। What is the angular frequency at which resonance will occur and also find the quality factor for the same। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला रेजोनेंस कौन से फ्रीक्वेंसी पर होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कौन से फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगा। बहुत सिंपल है यार। ओमेगा का फॉर्मूला है 1/√LC। सॉल्व करो आंसर। तो 1/√2 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये माइक्रो में है, तो 1/√64 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3 मतलब 1000/8, 125 हर्ट्ज। समझ गए। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट हर्ट्ज, रेडियन पर सेकेंड, at which resonance will occur। Also find the quality factor। Simple। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, क्या था यार, बहुत फॉर्मूला है, ओमेगा नॉट एल बाई आर। और क्या क्या फॉर्मूला है, 1/r√L/c। और क्या फॉर्मूला है, 1/ω0RC। जो यूज करना है कर लो, है ना, जो यूज करना है कर लो। ओमेगा नॉट इज 125, L इज कितना, 2 एंड R इज 10। सर तीनों फॉर्मूला में R है लेकिन, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 25। अब इसका यूनिट क्या होगा, अरे दादा यूनिट क्या होगा, ये तो सोचा ही नहीं मैंने कभी। देखो, ओमेगा का होगा रेडियन पर सेकेंड, R का होगा ओम, और L का क्या होगा, ओमेगा L का भी तो ओम होता है, कोई नहीं होगा यूनिट। ओमेगा L का जो यूनिट होता है R का वही यूनिट होता है, क्योंकि ओमेगा L तो एक्सेल का फॉर्मूला है गन्ना चूस के। समझा क्या। तो ऐसी बात है। माफ कीजिएगा फिल्मी डायलॉग मारने के लिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A capacitor of 30 microfarad is connected in series with an inductor of 27 millihenry। Find the angular frequency of free oscillation। यार सेम क्वेश्चन। कैपेसिटेंस कितना बोला उसने, 30 माइक्रोफैरड, और इंडक्टेंस बोला 27 मिली हेनरी, और उसने बोला फाइंड द फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी
ऑफ फ्री ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन का भी तो फॉर्मूला वही है रे, 1/√LC। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/27 इंटू 10⁻³ क्योंकि वो मिली है, और C है 30 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि वो माइक्रो है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, 27 इंटू 3 81, तो 81 का रूट 9 हो जाएगा, और 6 और -9 ये हो जाएगा, -9 और -8 -4 प्लस 4। सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हर्ट्ज होता है। हाँ होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, समझे, रेडियन पर सेकेंड, सिर्फ पर सेकेंड नहीं। तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था यार, लिख लो इसको, ढूंढ लो कहां पर है तुम्हारे बुक में, कहां पर है ढूंढ लो इसको और लिख लो, याद से लिख लो। अरे सर समझ गया क्या लिखना, ऐसा मत करना, प्रैक्टिस होता है बॉस। जितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा फॉर्मूला का ज्ञान बढ़ेगा, और जितना तुम टफ क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारा फिजिक्स का ज्ञान बढ़ेगा, नॉर्मल फिजिक्स जो होता है ना, बेसिक ज्ञान बढ़ेगा। यार IIT JEE एडवांस क्या है, जिसका बेसिक मजबूत है वो कर लेता है, जो फॉर्मूला रट के गया है उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। बेसिक बनाओ यार, बेसिक बनाओ, और याद रखना जब जागो तब सवेरा। अगला क्वेश्चन मस्त है, सुनिए, अल्टीमेट है, ये आया था JEE में आया था। अ रेडियो सर्किट कैन ट्यून ओवर अ बैंडविड्थ ऑफ रेंज 800 kilohertz to 1200 kilohertz. I repeat, a radio, वही रेडियो, can tune over a bandwidth of range from 800 kilohertz to 1200 kilohertz। यानी उसका लोअर बैंडविड्थ जो है, फ्रीक्वेंसी लोअर वाला, वो है 800 किलोहर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी जो हायर वाला है वो है 1200 किलोहर्ट्ज। समझे बैंडविड्थ, अच्छी बात है। जैसे अपना FM में होता है ना, 88.0 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है अपना FM में, जो हम सुनते हैं नागपुर में, समझ रहे हैं ना आप। ये मेगा है, वो कुछ दूसरा है, किलो है, वो हो गया। If the inductor has a self inductance of 200 microfarad, then find the range of the capacitor। देखिए, आपका रेडियो यहां से लेकर यहां तक ट्यून कर सकता है, यानी आपके रेडियो में जो वॉल्यूम बटन के अलावा एक और बटन होता है जिसको घुमाने से यहां का चैनल चेंज होता है। समझ रहे ना, बड़ा ज्ञान का बात है, सुनिए। इसको घुमाने से जो चैनल चेंज होता है वो एक्चुअली में क्या करता है आपको पता है? घुमाने से क्या करता है? इसको घुमाने से ये तो इधर आता है मैकेनिकली, बट उसकी एक और बात है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई √LC। 2 पाई अगर नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला ओमेगा का हो जाएगा, और अगर 2 पाई लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और यूनिट आएगा हर्ट्ज। समझ रहे ना? तो ये L रेडियो का फिक्स है। रेडियो का जो सर्किट है उसका इंडक्टर फिक्स्ड है, लेकिन कैपेसिटेंस उसका वेरिएबल है। वेरिएबल कैपेसिटर हम यूज करते हैं उसमें, कैपेसिटेंस इज वेरिएबल। तो ट्यून करके हम कैपेसिटेंस को अगर चेंज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। समझे? तो यहां अगर FL लिखेंगे तो आपको कैपेसिटर का एक वैल्यू मिलेगा, और यहां पर जब FH लिखेंगे तो यहां पर कैपेसिटर का दूसरा वैल्यू मिलेगा, वो हो जाएगा कैपेसिटेंस का रेंज। सो सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपना जनरल फॉर्मूला है। तो FL इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC
1 मान लो। तो एफ एल है 800 किलोहर्ट्ज, मतलब 8 इंटू 10⁵, 2 जीरो इसका, किलो का 3 जीरो, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 200, एल दिया है 200 कितना माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी, अगर क्वेश्चन में डेटा गलत है तो माफ कीजिएगा, प्रोसेस सही बता रहा हूं आपको। तो माइक्रो का 10⁻⁻6 और ये 2 जीरो 10⁻⁴ हो गया। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। तो यहां से सॉल्व फॉर C1, सॉल्व कर लीजिएगा C1। और सिमिलरली अगर आप FH लिखिएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC2, तो FH है 1200 किलो हर्ट्ज, मतलब 12 इंटू 10⁵, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू C2। तो सॉल्व फॉर C2। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बॉस। तो C1 से लेकर C2 तक नहीं, C2 से लेकर C1 तक, क्योंकि C2 आएगा छोटा, C1 आएगा बड़ा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होगा, C2 टू C1, ये होगा कैपेसिटर का रेंज। तो ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं होगा, इट्स ओनली 11 मिनट। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। रेडियो में ट्यून करने से क्या चेंज होता है, समझ ही गए आप। चलिए, तो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, ओ वाह, ये भी मस्त क्वेश्चन है, ये भी आया है एग्जाम में, जेडब्ल्यू में भी आया है और नीट में भी आया है, थोड़ा अलग ढंग से आया दोनों में। 100 volt DC is supplied to a circuit. It is found that the current is 1 ampere. Okay. When 100 volt DC is given, then current is 1 ampere. Okay. Now when 100 volt AC is given to the same circuit, the current drops down by 0.5 ampere. So when 100 volt AC is given, then current drops down by 0.5, उतना ही रहेगा 0.5। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कोई सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और और इंडक्टर भी है, L भी है और R भी है। तो जब आप उसको DC दीजिएगा तो L काम नहीं करेगा, क्योंकि L को चाहिए वेरिएबल करंट, L काम नहीं करेगा, समझ गए ना। ओनली R विल वर्क, इसलिए करंट ज्यादा है। और जब आप इंडक्टर और रेजिस्टर का सर्किट को AC दीजिएगा तो दोनों काम करेगा, दोनों काम करेगा, समझे। उस समय करंट कम हो जाएगा, दोनों काम करेगा तो दोनों से अपोजिशन होगा ना, दोनों से अपोजिशन होगा। तो ये IA और ये ID, वो सिंपल है, समझ गया। देखिए ओम्स लॉ यहां लगा देंगे, तो ये तो काम नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे V इज इक्वल टू IR, तो R मिल जाएगा। सो लेट अस गो फॉर इट। 100 इज इक्वल टू 1 इंटू R, तो R इज इक्वल टू 100 ओम। और जब आप AC दीजिएगा तो दोनों काम कर रहा है, वहां पर जब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V इज इक्वल टू I
Z हो जाएगा, दोनों काम कर रहे तो Z आ जाएगा ना, तो यहां से मैं Z निकाल लूंगा, V बाई आई ए, तो V 100 है और आई ए 0.5 है, तो 1000/5 200, तो Z इज 200 ओम। क्वेश्चन यहां तक पढ़ के मैंने दो चीज निकाल दिया। अब वो बोल रहा है फाइंड द, अच्छा, इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, if the frequency is 50 hertz, तो find the, क्या है, कहां गया भाई, हाँ, find the impedance and inductance of the circuit, find impedance and inductance। impedance तो निकल ही गया है, अब inductance भी निकल जाएगा। कैसे? impedance है Z इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटर तो है नहीं, तो ओनली एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओ दादा वाओ, तो Z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो Z का स्क्वायर है 200 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 10⁴ माइनस आर का स्क्वायर विल बी 10⁴ इज इक्वल टू ओमेगा इज 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल का स्क्वायर। अच्छी बात है, तो 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर को 10 मान लेते हैं, बट आप बोर्ड्स में पाई का स्क्वायर को 10 नहीं मान सकते, आपको पाई का स्क्वायर करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, और जेडब्ल्यू नीट में मान सकते हैं, ऑप्शंस दूर दूर रहे तो। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर यानी 2500 इंटू एल का स्क्वायर, इट्स वाओ। तो देखो 1 2 3 जीरो और ये 4 कट जाएगा, 1 जीरो इस साइड बचेगा, ठीक है। फिर कुछ नहीं, L इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का रूट इंटू 10 का रूट अपॉन 4 का रूट 2, 25 का रूट 5 यानी 10। तो सॉल्व कर लो इसको, 1.73 इंटू 3.13 अपॉन 10, 6-7 के पास आएगा आंसर हेनरी में, 5-6 आएगा कुछ, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा कर लो, √10/10 √10, तो 0.3 का रूट, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, हाँ, सर्किट को डीसी दिया तो कुछ और करंट, एसी दिया तो सीधा आधा रिएक्टेंस। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त है, इसको लिखिए अच्छे से, एक भी क्वेश्चन बहुत सुपर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और इसके पहले वाला क्वेश्चन रेडियो वाला स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है बॉस, पहले बता रहा हूं मैं, बेसिक इंक्रीज कर रहा है ये, यही क्वेश्चन इस बार आएगा, जरूरी नहीं है, बट आपका बेसिक बढ़ा देगा और जो भी आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि ये नीचे तक जा रहा था कि नहीं, स्क्रीन व्यू जा रहा था ना, जा ही रहा था, थोड़ा सा नीचे नीचे हो गया वैसे, बट आप देख सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके नीचे नहीं जाना है मेरे को, A bulb rated का मतलब क्या होता है, बल्ब रेटेड का मतलब होता है जो बल्ब पे लिखा है। A bulb rated 10 volt, 60 watt is connected to 100 volt line। ओ दादा, यानी बल्ब पर क्या लिखा है, बल्ब पर लिखा है 10 वोल्ट 60 वाट। इसका कहने का मतलब है कि अगर तुमने इसको 10 वोल्ट दिया तो ये तुमको 60 वाट पावर देगा, लेकिन मैंने तो इसको कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट लाइन के साथ। कितना? 100 वोल्ट। क्या ये ERMS है, नहीं लिखा है मतलब ERMS। समझ गए ना, ये सिंबल मैं कहां दे रहा हूं, हाँ समझ गए। बल्ब पर ये लिखा है
कि 10 वोल्ट दोगे तो तुमको 60 वॉट देगा। इससे क्या कर सकते हो तुम पता है? इससे तुम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इससे तुम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, समझे? क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता कि आप उसको कितना वोल्टेज दे रहे हैं। ओके, रेजिस्टेंस तो बल्ब का अपना प्रॉपर्टी है। तो a 10 volt 60 watt bulb is connected to 100 volt line. Find the inductance if the frequency is 50 hertz. यानी ये कोई कॉइल होगा, इंडक्टेंस पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। तो कैसे किया जाए? अच्छा, रेजिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं इसको, क्या फॉर्मूला है पावर का? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ना। हाँ, तो 10 का स्क्वायर 100, आर की जगह पावर, इधर आर, पावर कितना है 60 वाट, तो ये 10/6 हो गया रेजिस्टेंस। 10/6 इज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस निकल गया, और तो कुछ दिया नहीं है वो। दादा, हाँ, नहीं, देखते हैं। V डैश लाइन वोल्टेज है ये, V डैश इज इक्वल टू आई जेड, जो हम देंगे उसके हिसाब से करंट होगा ना। तो I तो पता नहीं है, लेकिन Z के जगह Z के जगह मैं लिख सकता हूं XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट, और XL के जगह मैं लिख सकता हूं L ओमेगा का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर ओमेगा के जगह मैं लिख सकता हूं 2πf प्लस R का स्क्वायर का अंडर रूट, और V के जगह मैं, पता है मेरे को V कितना है, तो इस V डैश की जगह मैं 100 लिखूंगा, F की जगह मैं लिखूंगा 50, R की जगह मैं लिखूंगा 10/6, और I हमको पता नहीं है, तो हम I पता कर सकते हैं। करंट तो उतना ही खींचेगा ना बे जितना बल्ब खींच सकता है, उससे अधिक अगर करंट खींचा तो बल्ब उड़ जाएगा। तो करंट की जगह मैं लिख सकता हूं जैसे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई भी होता है, तो पावर बाई V। तो आप सॉल्व अब कर लेना इसको। आई होप कि आप समझ गए। यहां लिखेंगे 100, पावर में लिखेंगे 60, वोल्टेज में लिखेंगे 10, L नहीं पता, 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर प्लस 100/36 का रूट। सॉल्व दिस एंड फाइंड L। समझा? इससे मैंने करंट निकाला जो ये मैक्सिमम खींच सकता है, समझे? इतना करंट मैक्सिमम खींच सकता है मैंने निकाल लिया इससे। इसी से मैंने R भी निकाला, और हम जितना वोल्टेज दे रहे हैं उसके हिसाब से जो इसका Z होगा, इसमें L है और R है। सर्किट नहीं बोलता है कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंडेंट होता है, समझे? तो ये फॉर्मूला से मैंने सॉल्व किया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्लीज कोऑपरेट। और कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। 240 वोल्ट का एक सर्किट है, 25, ओहो, V और I निकालना, जबरदस्त। 30 ओम, 25 ओम, 25 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्किट डायग्राम बेस्ड। याद रखिएगा इस चैप्टर में हम ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट का एग्जांपल नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ग्रोथ और डीके EMI में होता है और वो हम कर चुके हैं। आपको बहुत सारा क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डीके पर करना पड़ेगा, और अगर आप ग्रोथ एंड डीके पर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको न्यूक्लियस चैप्टर में भी फायदा होगा। तो नीट वाले
न्यूक्लियस चैप्टर से क्वेश्चन नीट वाले नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ग्रोथ एंड डीके वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो ईएमआई में मैंने आपको क्लास 22, 23, 24 में बताया है, इनमें से किसी एक क्लास में बताया है। चलिए क्वेश्चन है ऐसा कि एक सर्किटवा है, इसको एसी वोल्टेज दिया जा रहा है 240 वोल्ट, क्या है ये ERMS, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला है। इसमें एक रेजिस्टेंस है कितना 30 ओम का, इसमें एक इंडक्टर है कितना 25 ओम का, और इसमें एक कैपेसिटर है 25 ओम का, और यहां से लेकर यहां तक एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है, एक वोल्टमीटर यहां लगा दिया गया है, और एक एमीटर यहां लगा दिया गया है। आपको ए का, V1 का, V2 का रीडिंग बताना है, एकदम चुटकी बजाते हुए सॉल्व होगा यार, बहुत सिंपल है ये। सिंस लिख दिया मैंने, सिंस XL इज इक्वल टू XC, 25 ओम इज इक्वल टू 25 ओम, तो बेटा सर्किट इज इन रेजोनेंस, सर्किट इज इन रेजोनेंस, और इसका मतलब होता है कि LC के अक्रॉस का वोल्टमीटर 0 रीडिंग देगा, क्योंकि LC के अक्रॉस का वोल्टेज क्या मेजर करता है, EL माइनस EC। सुनिए ध्यान से, LC के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर होता है तो क्या होता है, वो EL प्लस EC नहीं होता है, EL माइनस EC होता है। लेकिन XL इज इक्वल टू XC है, सभी में करंट सेम होगा, इसीलिए EL इज इक्वल टू EC होगा, EL इज इक्वल टू EC होगा, तो EL माइनस EC कितना होगा फिर 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं बट नेट काम उनका 0 है, नेट काम 0 है। इन दोनों का रिएक्टेंस भी 0 है, ये XL है और ये XC है, XL माइनस XC होता है ये X रिएक्टेंस, और वो 0 है, समझे। लेकिन ये तो काम कर रहा है, इसको तो कोई मतलब नहीं है AC DC कुछ भी हो। तो एमीटर, रुकिए, तो ये वोल्टेज कितना होगा जितना ये है, तो V1 विल बी 240 वोल्ट, और सिंस यही काम कर रहा है एट रेजोनेंस, Z इज इक्वल टू R होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई Z, तो V है 240 और Z तो R है और R है 30, इसलिए I विल बी 8 एम्पियर, 240 बाई 30 8 एम्पियर, तो एम मीटर का रीडिंग होगा 8 एम्पियर। इससे मेरे को एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था वो, अरे कि ये अगर 100 वोल्ट मेजर कर रहा है और ये भी अगर 100 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो ये कितना मेजर करेगा। तो भाई लोग आंसर देते हैं सर 100 100 200, 240 में से 200 गया बचा 40, सर 40 आंसर। नहीं नहीं, ये दोनों सेम है, और ये टोटल मिलाकर होता है 100 माइनस 100, 100 प्लस 100 नहीं, तो 0 हो जाएगा इनका, और ये पूरा वोल्टेज इसको मिल जाएगा, यानी ये होगा 240, समझे, और ये होगा सिर्फ ये 240 बाई इसका रेजिस्टेंस। आई बात समझ में। अब कितना टाइम हो गया है, क्योंकि मेरे पास एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त एकदम 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना देता हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन एन LCR सर्किट a 200 volt,
300 radian per second AC is supplied in an LCR circuit, LCR series circuit. पैरेलल से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है. In an LCR series circuit, 200 वोल्ट क्या हो गया ये ERMS, 300 रेडियन पर सेकेंड क्या है ये ओमेगा इज सप्लाइड. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज कितना था बे 100 ओम. अब क्वेश्चन का आप मजा सुनिए. इट इज फाउंड दैट, ध्यान से, हां, इट इज फाउंड दैट इफ C यानी कैपेसिटर, if capacitor alone is removed, if capacitor is removed, then current lags by 60 degree. So let us make it as a given data. If C is removed, then current lags EMF by 60 degree. यार जाहिर सी बात है, अगर आप L, C, R में से C हटा दीजिएगा तो सर्किट बन गया इंडक्टिव, और इंडक्टिव में E करता है लीड या फिर I करता है लैग. तो बात तो सही है कि अगर कैपेसिटर हटा दिया जाए तो I will lag E by 60 degree. But wait, the surprise is still left. Now, if the inductor is removed, then current leads by 60 degree. Oh dada, if inductor is removed, then current leads by 60 degree. यार जाहिर सी बात है कि अगर आप इंडक्टर हटा दीजिएगा तो सर्किट बन गया कैपेसिटिव, तो उस समय E लैग करेगा या फिर I लीड करेगा. समझे? तो काम का बात यह है, सुनिएगा ध्यान से, कि C हटा देने से जितना एंगल से, जितना फेज डिफरेंस पॉजिटिव में है, सॉरी नेगेटिव में है, नहीं सॉरी पॉजिटिव में है, C हटा देने से फेज डिफरेंस जितना पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से, डोंट वरी, हालांकि बहुत शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है. जब सिर्फ L और R बचता है उस समय फेज डिफरेंस कितना हो रहा है 60 डिग्री E और I के बीच में, और जब सिर्फ C और R बच रहा है उस समय फेज डिफरेंस हो रहा है 60 डिग्री. तो समझ जाइएगा, अरे रे 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 रे, हाँ बराबर है, ये गलती हो गया. जब LR सर्किट है तो जितना फेज डिफरेंस पॉजिटिव में आ रहा है, CR सर्किट में अगर उतना ही फेज डिफरेंस अगर नेगेटिव में आ रहा है, तो समझ जाना कि जब तीनों प्रेजेंट थे वो रेजोनेंस था. जब तीनों प्रेजेंट थे वो रेजोनेंस था. तो याद रखना कि अगर ऐसा हुआ तो जब तीनों प्रेजेंट थे, अबे इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ना ही इसमें रेजोनेंस हो रहा है. रेजोनेंस तो इसमें होता है ना, सिर्फ LR सर्किट में रेजोनेंस नहीं हो सकता, और सिर्फ CR सर्किट में रेजोनेंस नहीं हो सकता, और सिर्फ LC सर्किट में रेजोनेंस का जरूरत ही नहीं है. समझ रहे बात को आप? रेजोनेंस होने के लिए LCR सीरीज सर्किट होना चाहिए. तो ये आप गिवन डेटा को अच्छे से याद रखो, ये बहुत गिवन डेटा इंपॉर्टेंट है. ये कि C हटा दिया, जितना I ने लैग किया E को, L हटा देने से उतना ही I लीड कर रहा है E को, मतलब जब तीनों प्रेजेंट थे तो सर्किट रेजोनेंस में था. तो फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ऑफ कोर्स व्हेन ऑल द थ्री वर प्रेजेंट. तो इन रेजोनेंस फाई कितना होता है 0, फाई होता है 0. और LCR सर्किट का पावर का फॉर्मूला है
एवरेज पावर ऑफ कोर्स ERMS IRMS cos फाई। समझे? इन तीनों जब प्रेजेंट थे, सर्किट ना इंडक्टिव था ना कैपेसिटिव था, सर्किट तो रेजिस्टिव था। समझे? तो cos फाई में फाई कितना है? 0 है। cos फाई में फाई कितना है? 0 है। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो ERMS, यार ERMS नहीं पता? ओ पता है, ERMS इज 200, IRMS ठीक है, ERMS बाई Z इंटू 1। और Z क्या है? रेजोनेंस में क्या होता है? Z कितना होता है? R होता है। तो 200 इंटू 200 अपॉन 100, तो 400 वैट इज द आंसर। बाई। कल बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ और आऊंगा, और अच्छे क्वेश्चन साथ आऊंगा, बट ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड कर लेंगे। क्या उम्मीद करें आपसे? आप तो अभी तक सारे वीडियोस में रेगुलर नहीं हुए हैं। जब भी पूछता हूं तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अबे जो टॉपर होते हैं ना, उनके पास टाइम बहुत रहता है और क्वेश्चन ही नहीं बचते हैं सॉल्व करने के लिए। आपके पास टाइम ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम किसी के पास नहीं होता है। सुनिए एक बात ध्यान से, थोड़ा सा आपको हम दिमाग खा लेते हैं। अब सुनिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, सुनिए। बात ऐसी है कि ये जो कंपटीशन वाला दुनिया चल रहा है अभी, यहां किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। हर कोई एक साथ 2-2, 3-3 काम करने को देख रहा है और गड़बड़ करता है। लेकिन याद रखिएगा, इसी गड़बड़ी की दुनिया में जो सबसे आगे चला गया, उसके पास सक्सेस है। टाइम किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। और जितने 17-18 लाख लोग जेडब्ल्यू और 20-25 लाख लोग नीट में बैठते हैं, उनमें से किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन टॉप रैंकर्स वही होते हैं जो टाइम ना होते हुए पढ़ ले। सबको 24 घंटा मिला है। इट इज अप टू यू हाउ एफिशिएंटली, हाउ स्मार्टली यू कैन यूज इट। ठड़ा।